हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। तो देखिए, बहुत दिनों से बच्चों का डिमांड था इंग्लिश ग्रामर का, तो आज हम सोचे कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ा दें। ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर आज से क्लास से स्टार्ट हो जाएगी और ये बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। देखिए, आज हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, उसके लेटर स्टार्ट करेंगे, वर्ड, तब सेंटेंस, ऐसे करके आप लोगों का धीरे धीरे सब प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में कि इंग्लिश ग्रामर कहते किसे हैं और इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, उसमें क्या क्या आते हैं, इस सब के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं या अंग्रेजी ग्रामर क्या है। तो इंग्लिश ग्रामर टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्ट इंग्लिश। देखिए, अंग्रेजी ग्रामर किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा है इंग्लिश ग्रामर टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्ट इंग्लिश, यानी कि रीड, राइट एंड स्पीक करेक्ट इंग्लिश। अंग्रेजी ग्रामर वह विद्या है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सिखाता है। देखिए, अंग्रेजी ग्रामर वह विद्या है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सिखाता है। अगर हम शुद्ध शुद्ध पढ़ने लगे, शुद्ध शुद्ध लिखने लगे और बोलने लगे, उसी को हम लोग अंग्रेजी ग्रामर कहते हैं। तो देखिए, कितना अच्छा ये टॉपिक है कि हम लोग एक बार अगर पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए, यहाँ लिखा है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के कितने भेद होते हैं, तो आज हम लोग इसको पूरे तरीके से एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि इंग्लिश ग्रामर के कितने भेद होते हैं और उसमें क्या क्या आते हैं उस भेद में, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए, देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला देखिए, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मीन्स होता है वर्ण विचार, ORTHOGRAPHY, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मीन्स वर्ण विचार। क्या होता है, तो वर्ण विचार। अब देखिए, इटोमोलॉजी, शब्द विचार, ETYMOLOGY, इटोमोलॉजी मीन्स होता है शब्द विचार। क्या होता है, शब्द विचार। PENCTUAION, पंचुएशन। पंचुएशन मीन्स होता है चिन्ह विचार। क्या होता है, पंचुएशन। पंचुएशन मीन्स चिन्ह विचार। सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स वाक्य विचार। SYNTAX, सिंटेक्स मीन्स होता है वाक्य विचार। अब देखिए, प्रोसोडी, PROSODY, प्रोसोडी मीन्स होता है छंद विचार। प्रोसोडी। देखिए दोस्तों, इसमें हम बता रहे हैं कि इसके बारे में क्या अध्ययन होगा। और ये देखिए, ऑर्थोग्राफी मीन्स होता है वर्ण विचार। इसमें वर्ण के बारे में अध्ययन किया जाएगा, यानी कि अल्फाबेट के बारे में। किसके बारे में, अल्फाबेट के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं वर्ण विचार, यानी कि क्या करते हैं, ऑर्थोग्राफी। क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफी। यहाँ देखिए, एटोमोलॉजी है शब्द विचार। इसमें शब्द के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि वर्ड जितने भी आते हैं ना, वर्ड फॉर्मेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके गहरी जानकारी लेंगे इसके टाइप के बाद। देखिए, पंचुएशन मीन्स होता है चिन्ह विचार। इसमें चिन्हों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। जैसे मार्क्स से आते हैं ना, देखिए मार्क्स से यहाँ पर जैसे बिंदु हो गया, कमा हो गया, ऐसे कमा बनाते हैं ना आप लोग, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इसी को हम लोग चिन्ह विचार करते हैं। आगे देखिए, वाक्य विचार। इसमें आप लोग वाक्य के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी पढ़ते हैं। वाक्य मीन्स अंग्रेजी होता है सेंटेंस। इसके देखिए, सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसी को हम लोग वाक्य विचार कहते हैं। छंद विचार। छंद विचार आप लोग नाम सुने हैं ना, अब देखिए जानते नहीं हो लेकिन आज जान जाएंगे। छंद मीन्स होता है आपके लय होता है, लय, सुर, जितना भी गीत गाया जाता है ना, सब छंद विचार में आते हैं। तो दोस्तों, हर एक बारे में आप लोग समझ गए कि यहाँ देखिए, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, इसके बारे में समझे कि इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना आ जाए, उसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, इंग्लिश ग्रामर के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। पहला है आपके ऑर्थोग्राफी, यानी कि वर्ण विचार। दूसरा है इटोमोलॉजी, यानी कि शब्द विचार। तीसरा है पंचुएशन, मतलब चिन्ह विचार। और चौथा है आपके सिंटेक्स, वाक्य विचार। पांचवा है आपके प्रोसोडी, छंद विचार। इसमें देख लीजिए, वर्ण विचार में वर्णों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। शब्द विचार में शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं। और चिन्ह विचार के बारे में देखिए, चिन्हों के बारे में अध्ययन करते हैं। आपके फुल स्टॉप, कॉमा, मार्क्स, ऐसे जो आता है ना, सेमीकोलन, इस सब के बारे में, उसमें हम लोग अध्ययन करते हैं चिन्ह विचार में।
और वाक्य विचार में देखिए वाक्यों के बारे में अध्ययन करते हैं कि वाक्य का कैसे फॉर्मेशन हो, कैसे उसको बनाया जाएगा एकदम बढ़िया से। अब देखिए प्रोसोडी में होता है छंद विचार, यानी कि इसमें सुर लय गीत जितना भी आ जाता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर के बारे में कि लेटर क्या होता है और कैसे इसको लिखा जाता है और कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ स्टार्ट। देखिए लेटर, लेटर मीन्स होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। देखिए यहाँ लिखा है व्हाट इज लेटर। व्हाट इज लेटर, लेटर क्या होता है, अक्षर क्या होती हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एनी इंग्लिश वर्ड। देखिए यहाँ पे लिखा है ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एनी इंग्लिश वर्ड। अक्षर व छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम अंग्रेजी के कोई भी शब्द लिखते हैं। क्या करते हैं? कोई भी शब्द लिखते हैं। देखिए जैसे कोई शब्द हो गया, एग्जाम्पल में हम यहाँ पर ले लें। एग्जाम्पल में यहाँ पर C+O+W, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये लेटर है, एक एक लेटर है, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख देते हैं तो काऊ हो जाता है। क्या होता है? काऊ। तो एक शब्द बन गया, ठीक है ना। ए लेटरो देखा इकाई, देखिए C छोटी इकाई है, O भी छोटी इकाई है और W, और इन तीनों को मिला दिया तो एक वर्ड बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? तो एक वर्ड बन जा रहा है, वो भी काऊ, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा गया है देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में यानी कि अंग्रेजी भाषा में लेटर कितने होते हैं? तो 26 होते हैं। कितने होते हैं? तो 26 होते हैं। यहाँ देखिए 26 मतलब होता है 26। यहाँ पे लिखा है काइंड्स ऑफ लेटर्स, यानी लेटर के भेद होते हैं। तो कैसे होते हैं इसके बारे में देखिए। अकॉर्डिंग टू द राइटिंग, यानी कि लिखने के अनुसार। क्या होता है? लिखने के अनुसार। देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे एकदम विधिवत तरीके से, बस आप लोगों को सीखना है। अकॉर्डिंग टू द राइटिंग, यहाँ पर लिखने के अनुसार। किसके अनुसार? लिखने के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द राइटिंग देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर्स। कितने? 3 काइंड्स ऑफ लेटर्स। वो भी किसके अनुसार? लिखने के अनुसार। अक्षर के 3 भेद होते हैं। यहाँ देखिए पहला है कैपिटल लेटर्स। क्या होता है? कैपिटल लेटर्स। दूसरा होता है स्मॉल लेटर। क्या होता है? स्मॉल लेटर। और तीसरा होता है कर्सिव लेटर। अब देखिए हम लोग कैपिटल लेटर किसे कहते हैं, ठीक है ना। कैपिटल लेटर यानी कि यहाँ पर हम लोग बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, यानी कि सब अक्षर एक बराबर हो, A B C और D इस तरह से करके हो ना, तो इसको हम लोग कैपिटल लेटर कहते हैं। स्मॉल लेटर में होता है सब अक्षर छोटा है, A B C और यहाँ पर D ऐसे हो, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? स्मॉल लेटर। और यहाँ पे कर्सिव लेटर होता है, ऐसे घुमा के ऐसे बनाया जाता है, B ऐसे और C ऐसे करके और D, तो ये होता है कर्सिव लेटर। देखिए कितना मज़ेदार है। यानी कि लिखने के अनुसार अक्षर 3 प्रकार के होते हैं, और फिर से और आपके उच्चारण के अनुसार यानी कि प्रोनाउंसिएशन के अनुसार भी 3 टाइप्स के होते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, यानी कि उस समय बता दे रहे हैं कि लिखने के अनुसार 3 होते हैं, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और कर्सिव लेटर। और आपके उच्चारण के अनुसार 3 होते हैं, वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है और तीसरा होता है सेमी वॉवेल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर के बारे में कि लेटर क्या होता है और कैसे इसको लिखा जाता है और कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ स्टार्ट। देखिए लेटर, लेटर मीन्स होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। देखिए यहाँ लिखा है व्हाट इज लेटर। व्हाट इज लेटर, लेटर क्या होता है, अक्षर क्या होती हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एनी इंग्लिश वर्ड। देखिए यहाँ पे लिखा है ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एनी इंग्लिश वर्ड। अक्षर व छोटी इकाई है जिसकी सहायता से
हम अंग्रेजी के कोई भी शब्द लिखते हैं, क्या करते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं। देखिए जैसे कोई शब्द हो गया, एग्जाम्पल में हम यहाँ पर ले लें, एग्जाम्पल में यहाँ पर C+O+W, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये लेटर है, एक एक लेटर है, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख देते हैं तो काऊ हो जाता है, क्या होता है, काऊ। तो एक शब्द बन गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रो देखा इकाई, देखिए C छोटी इकाई है, O भी छोटी इकाई है और W, और इन तीनों को मिला दिया तो एक वर्ड बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, तो एक वर्ड बन जा रहा है, वो भी काऊ, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा गया है देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में यानी कि अंग्रेजी भाषा में लेटर कितने होते हैं, तो 26 होते हैं। कितने होते हैं, तो 26 होते हैं। यहाँ देखिए 26 मतलब होता है 26। यहाँ पे लिखा है काइंड्स ऑफ लेटर्स, यानी लेटर के भेद होते हैं, तो कैसे होते हैं इसके बारे में देखिए। अकॉर्डिंग टू द राइटिंग, यानी कि लिखने के अनुसार, क्या होता है, लिखने के अनुसार। देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे एकदम विधिवत तरीके से, बस आप लोगों को सीखना है। अकॉर्डिंग टू द राइटिंग, यहाँ पर लिखने के अनुसार, किसके अनुसार, लिखने के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द राइटिंग देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर्स। कितने, 3 काइंड्स ऑफ लेटर्स, वो भी किसके अनुसार, लिखने के अनुसार। अक्षर के 3 भेद होते हैं। आप देखिए पहला है कैपिटल लेटर्स, क्या होता है, कैपिटल लेटर्स। दूसरा होता है स्मॉल लेटर, क्या होता है, स्मॉल लेटर। और तीसरा होता है कर्सिव लेटर। अब देखिए हम लोग कैपिटल लेटर किसे कहते हैं, ठीक है ना। कैपिटल लेटर यानी कि यहाँ पर हम लोग बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, यानी कि सब अक्षर एक बराबर हो, A B C और D इस तरह से करके हो ना, तो इसको हम लोग कैपिटल लेटर कहते हैं। स्मॉल लेटर में होता है सब अक्षर छोटा है, A B C और यहाँ पर D ऐसे हो, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, स्मॉल लेटर। और यहाँ पे कर्सिव लेटर होता है, ऐसे घुमा के ऐसे बनाया जाता है, B ऐसे और C ऐसे करके और D, ये होता है कर्सिव लेटर। देखिए कितना मज़ेदार है, यानी कि लिखने के अनुसार अक्षर 3 प्रकार के होते हैं, और फिर से और आपके उच्चारण के अनुसार, यानी कि प्रोनाउंसिएशन के अनुसार भी 3 टाइप्स के होते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, यानी कि उसमें बता दे रहे हैं कि लिखने के अनुसार 3 होते हैं, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और कर्सिव लेटर। और आपके उच्चारण के अनुसार 3 होते हैं, वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, और तीसरा होता है सेमी वॉवेल। हम लोग ये पार्ट दूसरा पढ़ते हैं लेटर्स के, यानी कि उस समय हम लोग बोले थे ना कि दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, तो ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर्स, यानी कि उच्चारण के अनुसार, किसके अनुसार, उच्चारण के अनुसार लेटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वॉवेल्स यानी कि स्वर, वॉवेल्स यानी कि स्वर, कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन, और सेमी वॉवेल मीन्स होता है अर्धस्वर। पहला वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल्स, ये 3 टाइप्स के होते हैं। यानी कि प्रोनाउंसिएशन के तौर पर लेटर्स को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। और आपके राइटिंग के भी, यानी कि लिखने के अनुसार भी लेटर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो वो कौन सा था, और यहाँ पर देखिए यहाँ वॉवेल, कंसोनेंट और सेमी वॉवेल है, वहाँ पर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और कर्सिव लेटर था, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज वॉवेल्स। वॉवेल्स किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। देखिए वॉवेल्स आर द लेटर्स दैट आर्टिकुलेटेड विदाउट एनी फ्रैक्शन व्हाइल प्रोनाउंसिएटेड, यानी कि स्वर वह है जिसका उच्चारण करते समय बिना किसी रुकावट के होती है, उसको हम लोग स्वर कहते हैं। जैसे ए बोलेंगे कोई भी रुकावट नहीं आएगी, छोटा सा भी रुकावट नहीं आएगी। ए आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। कितने वॉवेल्स होते हैं, 5 हम लोगों के वॉवेल्स होते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि वॉवेल्स कितने होते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि 5 वॉवेल्स होते हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट व्यंजन किसे कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स आर द लेटर्स दैट आर्टिकुलेटेड विद अ फ्रैक्शन व्हाइल प्रोनाउंसिएटेड, व्हाइल प्रोनाउंसिएटेड। व्यंजन वह है जिसका उच्चारण करते समय एक छोटा सा रुकावट पैदा होते हैं। कैसा होता है,
एक रुकावट पैदा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। जैसे देखिए एग्जाम्पल है बी सी डी एफ जी एच, ऐसे करके आप लोग जेड तक बोल सकते हैं, ठीक है ना। वावेल्स को छोड़ करके और सभी जितने भी लेटर्स आते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। यहाँ पे कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे, तो 21 कॉन्सोनेंट होता है। कितना होता है, 21। यहाँ पर 5 और 21 दोनों को मिला देंगे तो 26 लेटर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 26 लेटर्स हो जाएंगे। हाँ तो दोस्तों एक बच गया था आपके क्या, तो सेमी वोवेल, यहीं पर लिखा जा रहा है छोटा सा ही है। देखिए सेमी वोवेल किसे कहते हैं, तो डब्ल्यू एंड वाई को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी वोवेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी वोवेल, ठीक है ना। इसी को हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं। तो देखिए अर्ध स्वर कब आएगा, जब डब्ल्यू यहाँ पर देखिए, जब डब्ल्यू आपके आगे आ जाए, ठीक है ना, और बीच में आपके अगर डब्ल्यू आ जाता है तो देखिए पहले आएगा तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा, लेकिन बीच में आएगा तो यही डब्ल्यू एक वोवेल के रूप में काम करता है। जैसे देखिए ओ डब्ल्यू एल, इसको हम लोग आउल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आउल पढ़ते हैं। इसलिए एक किसका काम करेगा, तो वोवेल का, इसलिए इसको सेमी वोवेल कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी देखिए वाई कैसे आ जाता है, तो ई वाई ई, इसको भी हम लोग आई पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वाई के किस में चेंज हो जाता है, तो सेमी वोवेल में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी वोवेल। डब्ल्यू एंड वाई को सेमी वोवेल कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेज। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड के बारे में, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप लोगों का ग्रामर का बेस बनता है। कि आता है वर्ड के भेद, यानी कि पास्ट ऑफ स्पीच। पास्ट ऑफ स्पीच में सब कुछ है, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यानी कि सब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रामर का एक बेसिस तैयार करता है, जो कि हर एक एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज उसको पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा गया है वर्ड। वर्ड मीन्स होता है शब्द। क्या होता है, वर्ड मीन्स शब्द। डेफिनेशन है इसका, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड vowel used together to mean something is called word. Something is called word. लिखा गया है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड vowel together to mean something is called word. यानी कि स्वर और व्यंजन के संयोजन से जो विकार उत्पन्न हो या जो कुछ भी अर्थ बनता हो उसी को हम लोग शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। देखिए जो कुछ भी अगर अर्थ बने ना, एक शब्द लिखा है, देखिए यानी कि स्वर और व्यंजन के यहाँ पर वोवेल। जैसे मानिए कि एक शब्द लिख रहे हैं हम, यहाँ से ए प्लस पी प्लस यल प्लस ई, आपके एप्पल हो गया ना। तो इसको पूरा बढ़िया सजाएंगे तो ए डबल पी यल ई, एप्पल। एप्पल में से, तो यहाँ पर देखिए ये वोवेल्स है, एक कॉन्सोनेंट तीन है, फिर ये वोवेल्स है, और दोनों को मिला करके क्या बन गया, एक वर्ड बन गया, ठीक है ना। एक क्या बन गया, वर्ड बन गया, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कि शब्द। देखिए स्वर और व्यंजन के मिलाने से जो कुछ भी अर्थ निकलता है ना, उसी को हम लोग शब्द कहते हैं, ठीक है ना। कितना मजेदार है। ये स्वर और व्यंजन के मिलने से जो भी कार्य उत्पन्न हो, जो कुछ भी अर्थ बनता है, उसी को हम लोग शब्द कहते हैं। आगे देखिए लिखा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द के भेद। क्या होता है, शब्द के भेद। देखिए शब्द तो पढ़ लिए कि शब्द क्या होता है और कैसे उसका फॉर्मेशन तैयार होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग शब्द के भेद। डिफिनीशन है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड यूज द वर्ड, अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड यूज द वर्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 8 पार्ट्स, दे आर कॉल्ड पास्ट ऑफ स्पीच, दे आर कॉल्ड पास्ट ऑफ स्पीच। अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड यूज द वर्ड, यानी कि शब्द यहाँ पर देखिए, मीनिंग एंड यूज द वर्ड, अर्थों एवं प्रयोग के अनुसार, ठीक है ना। अर्थों एवं प्रयोग के अनुसार हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 8 पार्ट्स, शब्द को 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग पास्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। हिंदी में देख लीजिए, अर्थों एवं प्रयोग के अनुसार शब्द को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट ऑफ स्पीच। यहाँ देखिए पास्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, यहाँ पर दे आर, ठीक है ना। पास्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसके देखिए भेद यहाँ पर। नाउन, एन ओ यू एन, नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा, एन ओ यू एन, नाउन मीन्स संज्ञा। पी आर ओ एन ओ यू एन, प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम।
ADJECTIV एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। VERB वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, VERB वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया। देखिए याद हो जाएगा तो आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। यहाँ देखिए ADVERB एडवर्ब, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। और छवा है आपके PRAPOSITION प्रीपोजिशन मीन्स संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। सातवां है CONJUNCTION, CONJUNCTION कंजक्शन में संयोजक बोधक अव्यय, कंजक्शन में संयोजक बोधक अव्यय। आठवां है INTERJECTION इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिए दोस्तों, अब हम एक बार आप लोगों का रिवीजन करा देते हैं कि रिवीजन कैसे करना है और याद कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग वर्ड स्टार्ट कीजिएगा कि व्हाट इज वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वावेल टुगेदर टू मीन समथिंग इज कॉल्ड वर्ड। सबसे पहले तो इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद से उसको याद करेंगे, ठीक है। 2-3 बार पढ़ लेंगे ऐसे तो आप लोगों के मीनिंग, उच्चारण ये सब आ जाएगा। उसके बाद से 2-3 बार उसको बढ़िया से याद करेंगे एकदम। उसके बाद से स्कैन टेक्निक का मेथड लगाएंगे, यानी कि एक बार देखेंगे आँख ऐसे बंद करके, फिर उसको माइंड में लर्न करेंगे, उसको सोचेंगे कैसे लिखा गया था। उसके बाद फिर उसको 1-2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। और देखिए यहाँ पास्ट ऑफ स्पीच शब्द के भेद। डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड यूज द वर्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 8 पार्ट्स, दे आर कॉल्ड पास्ट ऑफ स्पीच। यानी कि अर्थों या प्रयोग के अनुसार शब्द को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में। वो यहाँ पर है, दे आर यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल संजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और उस वर्ब में क्या क्या होते हैं, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा गया है वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। यहाँ पर डिफिनीशन है इसका, ए वर्ब इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। इसका हिंदी देखिए, क्रिया, दशा या अधिकार का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। देखिए क्रिया, यहाँ पर क्रिया, दशा, अधिकार दिखाने वाले शब्द को हम लोग वर्ब कहते हैं, यानी क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए हैज हो गया, हैव हो गया, ये भी एक प्रकार के वर्ब हैं। क्या है? तो एक प्रकार के वर्ब हैं। रीड हो गया, प्ले हो गया, ईट हो गया, ठीक है ना। ये सब वर्ब हैं। कैसे वर्ब हैं? तो देखिए वर्ब भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें आज हम मेन 2 ही वर्ब पढ़ाएंगे, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे इस सब के वर्ब के बारे में। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। द वर्ब इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट। देखिए 2 मेजर पार्ट में बांटा गया है वर्ब को। यहाँ पर और भी वर्ब होते हैं, अभी बताया ना, इसलिए इसको हम लोग 2 ही पार्ट में अभी पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, कोएस्टिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ये सब बहुत सारे वर्ब होते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले आज इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ देख लीजिए, इसका मीनिंग याद कीजिए, बहुत ही जरूरी है। AUXILIARYVERB ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया। आगे है मेन वर्ब, MAINVERB मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया। क्या होता है? मुख्य क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स सहायक क्रिया होता है। इसका डिफिनीशन देखिए कि एन ऑक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब व्हिच हेल्प द मेन वर्ब एंड अदर वर्ब्स। एन ऑक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब व्हिच हेल्प मेन वर्ब एंड अदर वर्ब। यहाँ डिफिनीशन देखिए, हिंदी में क्या लिखा गया है कि वैसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया और अन्य क्रियाओं को सहायता प्रदान करते हैं या सहायता देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। सहायता प्रदान करना यानी कि उसका हेल्प करना। जैसे देखिए एक हम सेंटेंस लिखते हैं एग्जाम्पल में, यू आर
अ स्टूडेंट, ठीक है, यू आर अ स्टूडेंट। इसमें देखिए ये एक प्रकार के वर्ब हैं, ठीक है ना, एक प्रकार के वर्ब है, तो ये कौन सा वर्ब है, तो एक्सिलरी वर्ब है। कौन सा है, एक्सिलरी वर्ब है, दिख रहा है ना, ठीक, एक्सिलरी वर्ब है। तो इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग और हर एक टाइप के बारे में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सिलरी वर्ब के बारे में कि कितने एक्सिलरी वर्ब होते हैं और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। डेफिनेशन है यहाँ पर कि एन एक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब व्हिच हेल्प्स मेन वर्ब्स एंड अदर वर्ब्स। सहायक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया और अन्य क्रियाओं की सहायता करती है। किसकी, तो मुख्य क्रिया और अन्य क्रियाओं की सहायता करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। यहाँ देखिए एक्सिलरी वर्ब की कुल संख्या 24 होती है। कितनी होती है, तो 24 होती है। कितनी, तो 24। तो आज हम लोग 24 के बारे में पढ़ेंगे और इसका प्रयोग अगले डे में हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन आज हम लोग इसका जानेंगे कि कितने मने होते हैं एक्सिलरी वर्ब और क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए इज मतलब IS, इज मतलब होता है एम, एम मतलब होता है एक एक याद करिएगा क्योंकि ये ट्रांसलेशन में बहुत ही मदद करता है, क्योंकि इसी के सहायता से हम लोग हर एक ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर नीड है, डेयर है, यूज टू, आउट टू, कैन, कुड, ये सब है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए ARE, आर मतलब होता है हो, WAS वाज, वाज मतलब होता है था, थे, थी, WARE वेयर, या इसको वर भी पढ़ा जाता है, ठीक है ना, वर। तो यहाँ पे हो जाएगा इसी का अर्थ था, थे, थी। यहाँ पे DO, डू का अर्थ कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि ट्रांसलेट में यानी कि जब अंग्रेजी में हम लोग अनुवाद करते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता। ये केवल एक्सिलरी वर्ब के यानी कि सहायक क्रिया के रूप में काम करता है। देखिए डज, DOES डज, इसका भी वही होता है, केवल सहायक क्रिया में काम आती है। DID डिड, डिड ये भी सहायक क्रिया में काम आती है, केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। यहाँ देखिए हैज, HAS, हैज मतलब होता है पास है, को है, रखता है, पास है, को है, रखता है, इसका अर्थ होता है। हैव देखिए HAVE, हैव मतलब होता है पास है, को है, रखता है, यही अर्थ यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ देखिए HAD, हैड, हैड मतलब होता है पास था, को था और रखता था, ये भूतकाल के बारे में व्यक्त करता है हैड। यहाँ देखिए सेल, SHALL, सेल मतलब होता है गा, गे, गी, ठीक है ना, पढ़ूंगा, लिखूंगा, ये सब आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा सेल, गा, गे, गी। WILL, विल मतलब होता है यही गा, गे, गे, ठीक है ना, गा, गे, गे। एक एक याद करिए क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए लिखा गया है शुड, SHOULD, शुड, शुड मतलब होता है चाहिए, ठीक है ना, हमें पढ़ना चाहिए, हमें लिखना चाहिए, ऐसे करके शुड का प्रयोग होता है। आगे देखिए वुड 15 नंबर पर है, वुड, WOELD, वुड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, WOELD, वुड नहीं पढ़ा जाएगा, इसको वुड पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। वुड मतलब होता है चाहिए था। CAN, कैन, कैन मतलब होता है सकना, ठीक है। देखिए COELD, कुड, कुड मतलब होता है सकता था, क्या होता है, सकता था। MAY, मे मतलब होता है रखना, ठीक है ना, सॉरी सकना होता है, ठीक है ना, मे मतलब होता है सकना, यहाँ पर ओमिट गया था। यहाँ देखिए माइट, MIGHT, माइट, माइट मतलब होता है सकता था, इसी का ये पास्ट रूप है, ठीक है ना। MEST, मस्ट, मस्ट मतलब होता है अवश्य। यहाँ देखिए NEED, नीड, नीड मतलब होते हैं जरूरत। अगर किसी चीज की जरूरत है, मानो कि हमको एक खाली की जरूरत है, चौक की जरूरत है, तो यहाँ पे नीड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। डेयर, DARE, डेयर, डेयर मतलब होता है साहस या साहस करना। USED, यूज टू, देखिए यहाँ पे USEDTO, यूज टू मतलब होता है आदि होना या जरूरत होना या किसी का लत लग जाना, इसका प्रयोग होता है यूज टू का। और 24 आप लोगों का है लास्ट, OUGST, आउट, और यहाँ पर TO, आउट टू मतलब होता है चाहिए, ठीक है ना। दोस्तों ये 24 एक्सिलरी वर्ब रहे, आप लोग याद कर लीजिएगा, और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और ट्रांसलेट अगर कर रहे हैं या कोई भी ट्रांसलेशन बनाने जा रहे हैं तो इसी का प्रयोग होता है एक्सिलरी वर्ब का। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेज में।
दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इज एम आर का प्रयोग, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे इज एम आर का प्रयोग और देखते हैं कि इज का प्रयोग कब होता है, एम का प्रयोग कब होता है और आर का प्रयोग कब होता है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है यूज ऑफ इज एम आर, इज एम आर का प्रयोग। पहला है यूज टू शो द प्रेजेंट नेचर कंडीशन एंड पोजीशन, ठीक है ना। देखिए पहला है टू शो द प्रेजेंट नेचर कंडीशन और पोजीशन। यहाँ देखिए वर्तमान दशा, स्थिति और शोभा दिखाने के लिए इज एम आर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इज एम आर का प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए ट्रांसलेशन है, राम एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पे ट्रांसलेट हम लोग करेंगे कि राम इज अ स्टूडेंट, ठीक है ना। राम इज अ स्टूडेंट। लेकिन यहां पर हम लोग देखेंगे कि इसमें इसका क्या व्यक्त कर रहा है, ठीक है। अगर नेचर व्यक्त कर रहा है, कंडीशन व्यक्त कर रहा है, या आपका पोजीशन व्यक्त कर रहा है, ठीक है ना। तो राम इज अ स्टूडेंट, यह नेचर से क्या है? एक विद्यार्थी है, प्रकृति से विद्यार्थी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नेचर। क्या लिख लेंगे? इसमें नेचर व्यक्त कर रहा है। एक एक बात पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अगर सीख लीजिएगा तो मानिए कि कभी भी आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई ट्रांसलेट करने में। देखिए वह गरीब है, यहाँ ट्रांसलेशन हो जाएगा ही इज पुअर, वह गरीब है। तो यहाँ पर देखिए आपको नेचर हो गया, कंडीशन, तो यहाँ पे कंडीशन आ गया, यानी कि स्थिति से कैसे है? तो गरीब है। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मोहन नटखट है। कैसा है? नटखट है। तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन इज नटी। एक देखिए यहाँ नेचर हो गया, कंडीशन हो गया, और क्या आ जाएगा? पोजीशन, ठीक है ना। इसका स्वभाव कैसा है? तो यहाँ पर ये लिख देंगे पोजीशन, ठीक है ना। यानी कि देखिए यहाँ पे नेचर कंडीशन को व्यक्त करने के लिए इज एम आर का प्रयोग होता है। कितना बढ़िया समझ गए आप लोग। तो अगला देखिए यहाँ पर दूसरा का एग्जाम्पल भी आप लोगों को देखिए, दूसरा का प्रयोग भी देख करके बताया गया है कि कहाँ प्रयोग होता है इज एम आर का। तो देखिए टू शो एन एक्शन which is going on in the present tense। जब कोई भी अगर काम वर्तमान समय में अगर जारी होना या कंटिन्यू हो, दिखाता हो कि जारी है, तो उसको हम लोग व्यक्त किस में करते हैं? प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि वर्तमान समय में किसी कार्य की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी दिखाने के लिए क्या होता है? तो उसमें इज एम आर का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इज एम आर का। वह बाजार जा रहा है, अभी वर्तमान में है ना कि वह जा रहा है, पूरा कंटिन्यू चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि ही इज गोइंग टू मार्केट। वह कहाँ जा रहा है? तो बाजार जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज गोइंग टू मार्केट। तुम किताब पढ़ रहे हो, अगर तुम किताब पढ़ते हो तो देखो वो वर्तमान समय में ही जारी होता है, ठीक है ना। तुम किताब पढ़ रहे हो तो यहाँ पे लिखेंगे यू आर रीडिंग अ बुक, ठीक है ना। यू आर रीडिंग ए बुक। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग इज एम आर का प्रयोग समझ गए, यहाँ पर टेंस से भी समझ गए कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।